हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और परसेंटेज के 5 सेशंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। दिस इज अवर 6th सेशन। ठीक है, ये हमारा 6th सेशन है परसेंटेजेस का। आई होप आप लोग इनको पढ़ भी रहे होंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। ठीक है, शेयर करने के लिए ऐसे बोलता हूँ कि मोटिवेशन मिलता है कि और कंटेंट अपलोड करा जाए और क्वालिटी कंटेंट अपलोड करा जाए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मेरा सिंपल सा एक टारगेट है कि हर चैप्टर के आपके पास 100 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा दूं विद वीडियो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो जिसको मैं फॉलो भी कर रहा हूं। मेरी पूरी कोशिश है कि हर चैप्टर के 100 से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को इस YouTube चैनल पर मिलने वाले हैं। ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों, आपके एडवांस क्वेश्चंस भी हों, आप उसमें अपने प्रीवियस क्वेश्चंस भी कवर कर लें। तो उसके बाद फिर आप मतलब रेडी हो चुके हो। इट मींस उसके बाद आप रेडी हो चुके हैं। उसके बाद आप कुछ भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो। सो बच्चे, ये सेशन हमारा बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है इन सभी एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप लोग कैट, जेट, आईएफटी, स्नैप, एनमेट, सीमेट, सीईटी, आईपीमेट, इनक्लाइड, कैंपस स्टेटमेंट एग्जाम या किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। दूसरी बात, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में, ठीक है, ताकि आपको पता रहे आप किस इंसान से पढ़ रहे हो। ठीक है, एंड तीसरी बात, अगर आपने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एमबीए पाठशाला अगर अभी ज्वाइन नहीं करा है तो आप लोग एमबीए पाठशाला को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सो डेट आपके पास कोई भी अपडेट मिस ना हो। और हमारा दूसरी बात, जो हम लोगों का यूट्यूब चैनल उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इसके कमेंट सेक्शन में भी पिंड होगा। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 10th तक हम लोग कर चुके हैं। एक बार फंडामेंटल्स हम लोगों ने सारे कवर कर लिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पे नंबर भी दिया होता है, तो क्वेश्चन नंबर 11th करते हैं बच्चे। ठीक है, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलो जरा रीड करो इस क्वेश्चन क्या बोलता है। राधा राधा स्पेंड्स 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड। ठीक है, 20% ऑन हाउस रेंट। ठीक है, 10% ऑन एंटरटेनमेंट। ठीक है, 10% ऑन कन्वेंस। ठीक है, तो 40% फूड पर, 20% रेंट पर, 40 प्लस 20 60 प्लस 10 70 प्लस 10 80। इफ हर सेविंग्स एट द एंड ऑफ द मंथ आर ₹1500, देन हर सैलरी परसेंट इज। देखो, तुम बोलोगे सर इतना इजी क्वेश्चन क्यों दिया। एक्चुअल में ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन ये है इसका, एक जैसे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे ना तो उसमें आता है राधा स्पेंड 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड, देन 20% ऑफ द रिमेनिंग। ये लिखा रहता है ऑफ द रिमेनिंग या ऑफ द रेस्ट, बट यहां पर ऐसा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द रेस्ट नहीं दिया हुआ है। जब आपको ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द रेस्ट चीजें गिवन ना हो तो इट मींस आपको उनको सीधा सीधा ऐड करना है। राधा ने 40% फूड पर खर्च किए, 20% रेंट पर खर्च किए, 10% उसने एंटरटेनमेंट पर खर्च किए, 10% अपनी कन्वेंस पर खर्च किए। तो 40% खर्च कर दिया, 20% खर्च कर दिया, देन 10%, देन 10%। तो राधा 80% खर्च कर चुकी है। ये उसका एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर है राधा का। राधा का यदि एक्सपेंडिचर 80% है, आई थिंक मैंने 20% बोल दिया था, तो पता नहीं कैसे बोल दिया मैंने। एक्सपेंडिचर 80% है तो उसकी सेविंग्स कितनी होंगी बच्चे? उसकी सेविंग्स कितनी होंगी? 20% होंगी। आया ना? उसकी सेविंग्स कितनी होंगी? 20%। 20% उसकी सेविंग्स है उसकी सैलरी का, और उसकी सेविंग्स हमें नंबर में कितना दे रखी है? 1500। यानी कि 20% जो है उसकी सैलरी का 1500 के इक्वल है। उसकी सैलरी का जो 20% है वो 1500 के इक्वल है। यहां तक की बात समझ में आ गई? जो राधा की सैलरी है उसका 20% 1500 के इक्वल है। परसेंटेज में राधा की सेविंग 20% आती है और वैल्यू में कितना आती है? 1500। तो राधा अपनी सैलरी का 20% सेव करती है, जो कि क्वेश्चन में 1500 दिया हुआ है। बच्चे यूनिटरी मेथड लगाओ। अगर 20% का वैल्यू 1500 है तो उसकी सैलरी कितनी होगी? सैलरी यानी कि पूरा 100% बताना है। 20% का वैल्यू 1500 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा? जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 5। 20 इंटू 5 यानी कि पूरा 100% किसके बराबर होगा? यहां पर 7500 के बराबर होगा। आई होप आप लोगों को यह बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, 1500 इंटू 5 कितना आता है? 7500 आता है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्या? ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब यार मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है कुछ बच्चे मान ले सर लेट द राधा सैलरी बी 100,
100 में से उसने 40 फूड पर खर्च कर दिया, 20 उसने रेंट पर खर्च कर दिया, 10% एंटरटेनमेंट पर, 10 उसमें कन्वेंस पर, तो 80 खर्च कर दिया उसने। तो उसकी सेविंग्स कितनी हो गई? 20 हो गई, जिसका एक्चुअल में वैल्यू कितना दे रखा है? 1500 दे रखा है। तो हमारा 20 1500 के बराबर है। तो पूरी सेविंग्स, पूरी सैलरी उसकी 100 थी, तो 100 का वैल्यू कितना होगा? तब भी आप इंटू 5 करोगे और तब भी कितना आएगा? 7500 ही आएगा। ठीक है, चलिए आई होप यहां तक की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। 11th के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, यहां की स्टोरी थोड़ी अलग है। ठीक है, चलो। A person gave 20% of his income to his elder son, 30% of the remaining। मैंने बोला था ना, ऑफ द रिमेनिंग का मतलब पता क्या होता है? बड़े बेटे को उसने कितना दिया? 20% दिया, 20% बड़े बेटे को दे दिया। अब जो उसके पास बचा, उसका 30% उसने अपने यंगर बेटे को दे दिया, एंड 10% ऑफ द बैलेंस, फिर बचे हुए का 10% उसने डोनेट कर दिया एक ट्रस्ट में। एंड फाइनली उसके पास 10,080 रुपए बचे, एंड फाइनली ही इज लेफ्ट विद रुपीज 10,080। तो उसका इनकम कितना था, ये हमसे पूछा जाए। इस तरह के क्वेश्चंस को हमें कैसे डील करना चाहिए, इसका तरीका क्या है? तो बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक अप्रोच निकाली थी, ओला अप्रोच। क्या निकाली थी हम लोगों ने? ओला अप्रोच। जब भी ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द रेस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए कौन सी अप्रोच है? ओला अप्रोच है। ये कोई वो ऐप नहीं है ओला की जिससे आप गाड़ी वाड़ी बुक करते हो। दिस इज वन लाइनर अप्रोच, दिस इज वन लाइनर अप्रोच, वन लाइनर अप्रोच। आप बोलोगे सर यार आप नाम बड़े खतरनाक खतरनाक रखते हो। कभी आप बोलते हो कि अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में डीडीपी लिखना, कोई डाउट नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में एनडीडीपी लिखना, मतलब नो दुख दर्द परेशानी। डीडीपी मींस दुख दर्द परेशानी। अगर कोई दुख दर्द परेशानी नहीं है तो कमेंट सेक्शन में एनडीडीपी लिखो। कोई दुख दर्द परेशानी है तो डीडीपी लिखो, मतलब कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप लिखेंगे डीडीपी है। ठीक है, चलो ये तो थोड़ा मजाक हो गया। वन लाइनर अप्रोच को हमने शॉर्ट में बोला ओला। ओला अप्रोच इस तरह के क्वेश्चंस को डील करती है जहां पर मतलब बैक टू बैक आपका काम हो रहा हो। आपकी सैलरी आई, आपने 20% बड़े बेटे को दे दिए, जो बचा उसका 30% छोटे बेटे को दे दिया, फिर जो बचा उसका 10% आपने डोनेट कर दिया, फाइनली आपके पास इतना बचा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे सोल्व होते हैं ओला अप्रोच से। ऐसा नहीं है कि हम इन क्वेश्चंस को 100 मान के नहीं कर सकते बच्चे, इन क्वेश्चंस को 100 मान के भी किया जा सकता है। बट आप इमेजिन करो अगर यहां पर 10% की जगह 11.11% होता, यहां 30% की जगह कुछ 27 पॉइंट कुछ भी होता, मतलब अगर टिपिकल परसेंटेजेस आ जाती तो आपका 100 मान के करने वाला तरीका फेल हो जाता। तरीका है, 100 मान के हम लोग कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। मान लो उसकी सैलरी 100 थी, 100 थी उसकी सैलरी, तो सबसे पहले उसने एल्डर बेटे को कितना दिया? 20%। तो एल्डर सन को किसने दे दिया? उसने 20% दे दिया। तो इसका 20% कितना आएगा भाई? 20 आएगा। तो 20 दे दिया, उसके पास कितना बचा? 80 बचा। फिर 80 में से यंगर सन को कितना दिया? कितना दिया? 30% ऑफ द रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कितना है हमारे पास? 80। 80 का 30% निकालो, कितना आएगा? 24। 24 रुपए उसने यंगर बेटे को दे दिए। 80 में से 24 के लगे तो रिमेनिंग कितना बचा उसके पास? 56। इस 56 में से उसने बच्चे, हमें बोला जा रहा है 10% ऑफ द बैलेंस। अब इसका 10% उसने डोनेट कर दिया, तो उसका 10% कितना आएगा? 5.6। तो 56 में से 5.6 उसने डोनेट कर दिया, तो उसके पास कितना बचा होगा? 56 में से 5 हटा दो, 51 में से 0.6 हटा दो, तो 50.4। तो 50.4 रुपीज उसके पास बचे होने चाहिए। हमारे अकॉर्डिंग 50.4 रुपीज बचे होने चाहिए, क्योंकि इनिशियल सैलरी 100 थी, 100 में से 20% अपने बड़े बेटे को दे दिया उसने, तो 100 का 20% होता है 20। फिर 30% ऑफ द रिमेनिंग, तो 100 में से अगर आपने 20 अपने बड़े बेटे को दे दिया तो आपके पास 80 बचा। 80 का 30% कितना होता है? 24। 24 आपने छोटे बेटे को दे दिया, 80 में से 24 आपने छोटे बेटे को दे दिया, तो आपके पास कितना बचा? 56। 56 में से 10% आपने डोनेट कर दिया, तो 56 का 10% कितना होता है? 5.6। तो आपके पास रिमेनिंग कितना बचा? 50.4 बचा। ये जो हमारे अकॉर्डिंग 50.4 बच रहा है, इसका एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10,080 दिया हुआ है। तो यहां से आप लोग पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 504 से इसको हटाओगे तो यहां पर 2 आएगा। यहां से 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 इंटू 10, 200 आ जाएगा। 1 का वैल्यू अगर 200 आ रहा है तो बच्चे 100 का वैल्यू कितना होगा? यूनिटरी मेथड लगाओ, आंसर पाओ।
200 इंटू 100 कितना होता है? 20,000 होता है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये तो था हमारा मतलब लिख के करने वाला। आप मुझे बोलोगे सर आप ये वाला मेथड क्यों नहीं यूज करते? मेरे यूज करने ना पीछे रीजन ये है भाई, 20% की जगह अगर कल को कोई टिपिकल परसेंटेज आ गया, जैसे 22 2/9 आ गया, 30% की जगह कल को वहां पर आ गया 28 4/7% आ गया, तो लिटरली ये निकालना भारी हो जाएगा। 80 का 28 4/7% आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, आप 100 का 22 2/9% निकालोगे, डेसिमल में आएगा, इसको बहुत ही टिपिकल सी वैल्यू आ जाएगी, उसको 100 में करो, फिर ये और भी टिपिकल आएगा, फिर उसको 28 4/7 निकालोगे और भी टिपिकल आएगा, तो मैं बहुत बुरी तरह फंस जाऊंगा। और एग्जामिनर मुझे फंसाने के लिए रेडी बैठा हुआ है कि बच्चा गलती करे, कुछ मतलब ऐसा टिपिकल वैल्यू दूं जिसका उसके पास कोई तोड़ ना हो। तो इन सब प्रॉब्लम से निपटने के लिए अगर टिपिकल वैल्यूज कल को आ गई, क्योंकि वन लाइनर अप्रोच इजी वैल्यूज में तो एप्लीकेबल है ही, बाकी अगर कोई और परसेंटेजेस भी आ जाती हैं तो उनमें भी वो एप्लीकेबल है। इसीलिए वन लाइनर अप्रोच को लाया जाता है इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब देखो इसमें करना क्या होता है, मान लेते हैं इनिशियल सैलरी उसकी कितनी है? एस है। इनिशियल सैलरी कितना है? एस। तो बड़े बेटे को उसने 20% दे दिया। 20% अगर हमने किसी को दे दिया, कैन यू प्लीज इमेजिन, 20% अगर किसी को दे दिया तो बचेगा कितना हमारे पास? क्योंकि लास्ट में जो अमाउंट दिया हुआ है ना, फाइनल रिमेनिंग अमाउंट है, दिस इज फाइनल रिमेनिंग अमाउंट। तो मैं शुरू से ही रिमेनिंग की बातें करूंगा, कितना बचा, फिर कितना बचा, फिर कितना बचा, फिर लास्ट में जो बचा उससे इसको इक्वेट कर दूंगा। तो मैंने मान लिया मेरी इनिशियल सैलरी एस है, इसमें से हम लोगों ने 20% अपने बड़े बेटे को दे दिया, 20% किसी को दे दिया तो 80% बचता है हमारे पास। अब 80% का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है बच्चे कितना होता है? 4/5। तो जो भी सैलरी थी उसका 4/5 हमारे पास बचा बड़े बेटे को देने के बाद। दिस इज द रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, बड़े बेटे को देने के बाद इतना पैसा बचा। अब ये जो हमारे पास बचा 30% ऑफ द रिमेनिंग, इसका, इस बचे हुए का 30% हमने यंगर सन को दे दिया। 30%, इस पूरे का 30% हमने यंगर सन को दे दिया। 30%, अगर इसका 30% हमने यंगर सन को दे दिया, इसका 30% यदि हमने यंगर सन को दे दिया, तो हमारे पास कितना बचा होगा 30% देने के बाद? 70% बचा। तो बच्चे 70% कितना होता है? 7/10 होता है, हाँ या ना? 70% कितना होता है? 7/10। तो हमारे पास कितना बचा? 70% बचा। इसका अब 70% बचता है, तो विच इज 70/10। मतलब दोनों बेटों को देने के बाद हमारे पास ये अमाउंट बच रहा है। इनिशियल सैलरी उसकी एस थी, एस में से 20% दे दिया तो 80% बचा, एस का 80% ये रहा। फिर इसमें से हम लोगों ने 30% छोटे वाले बेटे को दे दिया, तो 70% निकाला, इसका ये आया 70%। अब ये जो हमारे पास बचा, इसमें से हम लोगों ने 10%, मतलब हम लोगों ने बोले तो उस आदमी ने 10% किसी ट्रस्ट को डोनेट कर दिया। इसका 10% उसने डोनेट कर दिया, इस पूरे का 10% ऑफ द बैलेंस, यानी कि ये जो बचा हमारे पास इसका 10% उसने डोनेट कर दिया। अगर यदि इसका 10% उसने डोनेट कर दिया तो कितना बचा होगा? 90%। तो इसका 90% कितना आएगा? 9/10 आएगा। इस पूरे का 90% कितना आया? पूरे का 9/10 निकाल लिया। ठीक है, और ये फाइनली एक्चुअल में कितना दिया हुआ है अपने को? 10,080 दिया हुआ है। तो बच्चे दिस इज अ वन लाइनर अप्रोच टू डील दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ एक लाइन में क्वेश्चन खत्म। ये पूरी एक लाइन, क्यों नाम रखा गया वन लाइनर? एक लाइन में आंसर आ जाएगा। बच्चों वाली कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, देखो जरा, 9 सत्ते 63, 63 इंटू 4 कितना होता है बच्चे? ठीक है, 252। 252 का 4 टाइम्स दिखाई दे रहा है तुम्हें? यस, उड़ा दो, 4 टाइम्स आ गया। ठीक है, 100 इंटू 5, 500 इंटू 40, तो दिस इज एस का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? इधर से 500 आया, उधर से हमारे पास 40 था। 5 इंटू 4 कितना होता है? 20 होता है, 3 0 लगा देना। सैलरी कितना आ गया? 20,000। भाई क्वेश्चन तो यही था ना, इसके बाद तो कैलकुलेशन थी। तो ये दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड वन लाइनर अप्रोच। रिमेनिंग की जब बात करेगा, रिमेनिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द बैलेंस जब जब बोलेगा, तब तब मैं ओला अप्रोच को यूज करूंगा। पहले वाले सबसे पहले 20% दिया तो 80% बचा ना। इनिशियल का सैलरी एस था, उसका 80% बचा। 80% बोले तो 4/5। 80% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5 होता है, पता होगा। फिर ये बचा, इसमें से 30% यंगर बेटे को दे दिया। अगर 30% यंगर बेटे को दे दिया
तो कितना बचेगा उसको देने के बाद 70%। तो ये बचा था बड़े बेटे को देने के बाद, इसके बाद इसमें से 30% छोटे बेटे को दे दिया, तो इसका 70% हमारे पास बचा, ये बचा छोटे बेटे को देने के बाद। फिर उसमें से ये जो हमारे पास बचता है इसमें से 10% हम लोगों ने उसने ट्रस्ट को डोनेट कर दिया। तो इस बचे हुए का 90% कितना होता है 9/10, 90% हमारे पास बचा जिसका वैल्यू हमें 10,080 दिया हो। यही तो बचा ना, 10% ट्रस्ट को डोनेट करने के बाद 90% बचा उसका, इसका वैल्यू इतना दिया हुआ है। सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल लिया जो कि 20,000 आता है। आप चेक कर लो, दोनों तरह से मेरा आंसर 20,000 आया था। मेरे अगर वन लाइनर अप्रोच में कोई प्रॉब्लम होती तो मेरा आंसर गलत आता ना। ये बात हम तब करेंगे जब इंक्रीमेंट के बाद इंक्रीमेंट हो रहा है और डिक्रीमेंट पे डिक्रीमेंट हो रहा है, तब हम लोग वन लाइनर अप्रोच का यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग, मैं इसका यूज करता हूं, मैं पहले ही बता देता हूं आपको। ठीक है, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस को बड़ा इजी बना देता है। ठीक है, तो जहां से मेरे क्वेश्चंस इजी बनेंगे तो डेफिनेटली वहां पर मैं ओला अप्रोच को यूज करूंगा। तो आपको भी करना पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चंस इजी बनाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो, बहुत कम टाइम लगता है मतलब। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ द प्राइस ऑफ द हेडफोन इज इंक्रीज बाय 9.09%, देन बाय 8.33% एंड देन बाय 7.7%, द प्राइस बिकम्स 1274। मतलब इन तीनों इंक्रीमेंट के बाद प्राइस 1274 हो गया। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द हेडफोन? ओरिजिनल प्राइस कितना था? लेट द ओरिजिनल प्राइस बी पी। ओरिजिनल प्राइस को पी मान लेते हैं। अब देखो अगेन ओला अप्रोच, ओरिजिनल प्राइस पी था, पी को हम लोगों ने 9.09% इंक्रीज किया। सबसे पहले तो 9.09% होता कितना है फ्रैक्शन में, याद करो कितना होता है 9.09%, विच इज 1/11। फिर अगला कितना है हमारे पास 8.33% है। 8.33% मैंने बताया था आप लोगों को, याद करो 25 का 1/3 है ये। 25 1/4 का 1/3 कितना होगा 1/12 होगा, ऐसे याद करना था। ठीक है, हाँ। 7.7% मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया। कुछ बच्चे बोलेंगे सर गलती कर दी, शायद आपने कुछ और होगा, ये सर कुछ और रहा होगा, आपने इसको गलत लिख दिया। बट एक्चुअल में 7.7 ही है, कुछ गलत नहीं लिखा है। अब 7.7% मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया। रियलिटी है मैंने आपको 7 1/7 पढ़ाया जो कि 7.14 होता है। 7.14% मैंने आपको पढ़ाया है जो 1/14 का वैल्यू होता है, बट मैंने 7.7 नहीं पढ़ा। तो ये परसेंटेज मेरे लिए भी इतना ही नया है जितना बाकी लोगों के लिए नया है। तो यहां पर सब लोग ऐसे ही कर रहे होंगे। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो 7.7/100 आएगा, पॉइंट हटाऊंगा तो 0 बढ़ाएंगे। तो 7.7% जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ रहा है 77/1000 आ रहा है। बोले तो हाँ या ना, बोले तो हाँ या ना। 7.7% का जो फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 77/1000 आ रहा है। मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, देखो ध्यान से देखो जरा, प्राइस ऑफ हेडफोन इज इंक्रीज बाय 9.09%। कोई चीज 9.09% इंक्रीज हो रही है। इंक्रीमेंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर याद करना, 11 का 9.09% 1 होता है। तो 11 पे कोई चीज 1 इंक्रीज हुई तो 12 हो गई 11 से। तो पहले जो प्राइस था वो प्राइस 12 हो गया 11 से आफ्टर एन इंक्रीमेंट ऑफ 9.09%। फिर 8.33% का इंक्रीमेंट आया। 8.33% कितना होता है 1/12 होता है। 12 का 8.33% 1 होता है। 12 का 8.33% कितना होता है 1 होता है, याद करो, होता है ना। तो इंक्रीज हुआ है 12 पे, एक इंक्रीज हुआ तो 13 हो गया 12 से, 13 हो गया 12 से। ठीक है, फिर 7.7% का 7.7% का फ्रैक्शन कितना होता है 1000 का 7.7% 77 होता है। तो 1000 पे 77 का इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि ये बन गया 1077। कितने से 1000 से। पहले इंक्रीमेंट के बाद वैल्यू ये बना, दूसरे इंक्रीमेंट के बाद वैल्यू ये बना, और तीसरे इंक्रीमेंट के बाद ये पूरा वैल्यू बना। और एक्चुअल में हमें कितना दिया हुआ है 1274 दिया हुआ है। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? ये हमें कितना दिया हुआ है 1274 दिया हुआ है। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बच्चे देख लो अब जरा, थोड़ा इजी है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, हमें ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जरा ध्यान से। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, रिड्यूस कैसे करूंगा मैं। 1300 इज द मल्टीपल ऑफ 1300। 13 का मल्टीपल होता है 1300। 1300 से 26 कम है, 26 क्या होता है 2 टाइम, तो 98 टाइम्स आएगा। पहले तो ये
फिर यहां पर 12 है और यहां पर भी 12 है, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। तो यहां से p का वैल्यू कितना आ रहा है 11 इंटू 100, 1100 ये रहा और 98 वो रहा, और नीचे कितना आ रहा है मेरे पास 1, एक मिनट जरा, एक मिनट जरा, एक मिनट। p का वैल्यू कितना आएगा यहां से 11 इंटू 100 इंटू 98, और वहां से कितना आ रहा है ऊपर से 1077। आपको पता है 98 इंटू 11 कितना होता है? 98 इंटू 11 कितना होता है पता है तुम्हें? 980 प्लस 98, 980 प्लस 98 1078। 1078 को अगर 1077 से डिवाइड करोगे तो नियरेस्ट टू 1 आएगा। वैसे तो 1 से ज्यादा आएगा, वैसे तो 1 से ज्यादा आएगा ना। ऊपर देखो कितना आ रहा है 1078 इंटू 100 बाय इंटू 1000 है, दिस इज इंटू 1000, ये 1000 था यहाँ पर भाई। 1000 का 7.7% 77 होता है ना, तो 1000 से 1077 हो गया, ठीक है। हाँ, तो यहां पर ऊपर आएगा 1000, नीचे आएगा हमारे पास 1077। इसका जो वैल्यू आएगा 1 से बहुत थोड़ा सा ज्यादा, 1 से बहुत थोड़ा सा ज्यादा, तो मतलब ग्रेटर देन 1 है, 1 से लेकिन बहुत थोड़ा ज्यादा है यार, ठीक है। इंटू 1000 करोगे तो पहली बात तो ये तो आंसर नहीं होगा, 1 से बहुत थोड़ा ज्यादा होगा, यानी कि 1000 से बहुत थोड़ा ज्यादा आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है, जो कि हमारा ऑप्शन बी में। दिस इज विदाउट कैलकुलेटर। इफ यू गाइस नीड एक्यूरेट आंसर तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना 1078 इंटू 1000 बाय 1077। वैसे तो क्लियर है, 1078 को अगर हम लोग 1077 से डिवाइड करेंगे तो 1 से बहुत थोड़ा ज्यादा आएगा, और इंटू 1000 करोगे तो यार तुम्हें पता है कितना, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला उसमें, ठीक है। तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 13। इसमें अगेन हम लोगों ने ओला अप्रोच यूज किया है। जब इंक्रीमेंट के ऊपर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा हो, मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट, तो हम लोग इजिली ओला अप्रोच का यूज कर सकते हैं। इनिशियल प्राइस को पी माना, 9.09% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 9.09% का इंक्रीजिंग मल्टीप्लाई फैक्टर मैंने बताया था। 11 का 9.09% कितना होता है 1 होता है, 11 पे 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो 11 प्लस 1 वैल्यू 12 हो गई 11 से, इसलिए 12 बाय 11 से मल्टीप्लाई किया। 8.33% कितना होता है 1 बाय 12, 12 का 8.33% 1 होता है, तो 12 पे 1 का इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू 12 से कितना हो गई 13। नीचे ओरिजिनल वैल्यू आती है, देखो 11 आया, यहां पर भी 11, 12 था यहां पर 12 है। फिर 7.7% हमारे पास परसेंटेज, एक नया परसेंटेज था, इसको हम लोगों ने फ्रैक्शन कन्वर्जन के टाइम पे नहीं पढ़ा। हम लोगों ने 7.14 पढ़ा था, जो कि 1/14 का वैल्यू होता था, बट हम लोगों ने 7.7% नहीं पढ़ा। तो 7.7% कितना होता होगा, इसको कन्वर्ट किया तो 77/1000, 1000 का 7.7% कितना होता है 77 होता है। तो 1000 पे अगर 77 का इंक्रीमेंट होगा तब हम बोलेंगे कि भाई 7.7 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो 1000 पे 77 का इंक्रीमेंट हो तो वैल्यू बन जाएगी 1077 1000 से, और फाइनल प्राइस हमारा ये आ गया। उसके बाद कैलकुलेशन है, जैसे भी करनी है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 से 12 उड़ाया, 13 से उड़ाया 98 आया, यहां से देखा तो 98 इधर था, 1000 गया, उधर 11 भी गया, 11 तो पहले ही, 98 तो पहले ही था, 11 और 1000 उधर चले जाएंगे, ये इसके नीचे आ जाएगा, पी का वैल्यू निकल जाएगा। मुझे लगता है यहां तक की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अगेन थोड़ा ध्यान रखना ओला अप्रोच क्या होती है, और इस क्वेश्चन को एक बार रीड करने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है। चलिए फास्ट, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मैं कोई प्रॉब्लम होने दूंगा। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज बाय 16.2/3%। सबसे पहले 16.2/3% कितना होता है भाई, इंक्रीज हुआ है तो 1/6 होता है, पता है। डिक्रीज बाय 37 1/2 इन सेकेंड ईयर, ओके, डिक्रीज बाय 37 1/2, 37 1/2% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ये होता है 3/8। एंड इंक्रीज बाय 57 1/7, 57 1/7 कितना होता है जरा बताना, इंक्रीज हुआ है ना, इंक्रीज बाय 57 1/7, 4/7 से इंक्रीज हुआ है, 4/7 से इंक्रीज हुआ है थर्ड ईयर में। देन फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इफ आफ्टर 3 years द पॉपुलेशन विल बिकम से 165,000। फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन, ठीक है। हाँ हाँ, विल बिकम, अच्छा 3 साल बाद हमारा पॉपुलेशन इतना हो गया, प्रेजेंट पॉपुलेशन बताना है, तो लेट द प्रेजेंट पॉपुलेशन बी पी। फर्स्ट ईयर में 16.2/3% का इंक्रीमेंट हुआ,
तो 6 का 16/2/3% 1 होता है, 6 पे 1 का इंक्रीमेंट हुआ, अपने आपका 7/6 हो गया। सेकंड ईयर में डिक्रीज हुआ था, ऐसा बोला जा रहा है, डिक्रीज बाय 37 1/2 इन सेकंड ईयर। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, गलत है, ठीक है। हाँ, तो 37 1/2 कितना होता है 3/8, 8 पे 3 का डिक्रीमेंट हुआ, 8 पे 3 गया, 5 बचा, 5 बचा 8 से। फिर तीसरे साल 57 1/7% का इंक्रीमेंट हुआ, 57 1/7% कितना होता है 4/7, पढ़ाया था मैंने। 7 का 57 1/7% कितना होता है 4 होता है, 7 पे 4 का इंक्रीमेंट हुआ तो वैल्यू 11 हो गई, कितने से 7 से। और 3 इंक्रीमेंट के बाद ये वैल्यू बन गई हमारे पास 165,000। बच्चा भी सॉल्व कर लेगा, अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इंक्रीमेंट हुआ था तो वैल्यू 6 से 7 हुई, दूसरे ईयर में डिक्रीमेंट हुआ तो वैल्यू इसलिए कम हो गई, 8 से 5 हो गई। तीसरे साल फिर इंक्रीमेंट हुआ तो वैल्यू 7 से 11 हो गई, 7 से 7 उड़ गया। और कुछ उड़ रहा है क्या? और कुछ उड़ रहा है? नहीं, कुछ और उड़ ही नहीं पा रहा। 11 इंटू 5 55, 55 3 जा, 8 इंटू 6 48, 48 इंटू 3 144। तो यस 144, बाकी 3 जीरो एज इट इज लगा देना। ऑप्शन बी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखो कितना इजी है। ओला 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 ओला, वन लाइनर अप्रोच। देखो वन लाइनर अप्रोच किस लेवल की चीज है, तुम्हें समझ में आ गया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज वन लाइनर अप्रोच टू सॉल्व परसेंटेजेस क्वेश्चंस, ठीक है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्वेश्चन बोलता है ईच ऑफ द 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई हैज एन अमाउंट ऑफ मनी सच दैट 20% ऑफ द अमाउंट विद ए, 50% ऑफ डेट विद बी, 25% ऑफ डेट विद सी, 37.5% ऑफ डेट विद डी, 75% of debt with E are all equal. Oh, very nice. If the amount with each of them is a whole number, okay, then what is the minimum possible total amount with them? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस को बच्चों को डर लग जाता है, बट डर के आगे जीत है, ध्यान रखना। ए के पास इनिशियल अमाउंट मान लो, ठीक है, ए के पास ए है, बी के पास बी अमाउंट है, सी के पास सी है, डी के पास डी अमाउंट है, ई के पास ई अमाउंट है। सच दैट, अब देखो A, B, C, D and E has an amount of money such that 20% of the amount with A, 20% कितना होता है जरा बताओ, 20% कितना होता है 1/5, तो 1/5 ऑफ A, 50% ऑफ डेट विद B, 50% कितना होता है 1/2, तो 1/2 ऑफ B, 25% ऑफ डेट विद C, 25% होता है 1/4, 1/4 ऑफ C, 37.5% होता है 3/8, 3/8 ऑफ D, एंड 75% कितना होता है 3/4, तो 3/4 ऑफ E आर ऑल इक्वल। ये सारे के सारे इक्वल है, ये सारे के सारे आपस में इक्वल है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यस, ये दिए हुए हैं इक्वल, ठीक है। अगर इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है, तो यहां से मैं ABCD का रेशियो इजिली निकाल सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ द अमाउंट विद ईच ऑफ देम इज अ होल नंबर, ठीक है, होल नंबर अमाउंट है, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 2 3, ये तो पता ही है। मिनिमम पॉसिबल अमाउंट, यहां से ए और बी का रेशो निकालना, जरा कितना आएगा, यहां से ए और बी का रेशो निकालना कितना आएगा 5/2। यहां से बी और सी का रेशो निकालना, जरा कितना आएगा, ये 2 है 4 है, कट जाएगा, 2 से 4 2 आएगा, उधर इधर आ जाएगा 1/2, ठीक है। हाँ, एंड यहां से C/D का रेशो निकालना, जरा कितना आएगा, C/D का रेशो निकालो, यहां से ये कट जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा, 3/2। यहां से D/E का रेशो निकालना, जरा कितना आएगा, D/E का रेशो निकालना, वेट अ मिनट, यहां से D/E का रेशो निकालो, जरा कितना आएगा, इसको एक उधर लिया ना, 3/4। क्लियर है बात? यस, चलो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। B यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो इसको यहां पर 2 बना लो, इंटू 2 इंटू 2। C यहां पर 4 है, वहां पर 3 है, तो इसको 12 बना लो, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3। बी यहाँ पर 6 हो गया, तो इसको भी 6 बना दो, इंटू 3 इंटू 3। पड़ोसी मेथड भी यूज कर सकते हो रेशो का, अगर मुझसे पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। डी यहाँ पर कितना है 8, यहाँ पर कितना है 3, 8 और 3 24 बना लो, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 3 से और मल्टीप्लाई कर लेना। सी 12 था, 12 3 36 हो गया, तो एक और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर भी। बी यहाँ पर कितना बन गया 18 बन गया, यहाँ पर कितना था 6, एक बार और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चेक कर लो जरा, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? आई होप यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई होगी, अगर मैंने कोई गलती नहीं करी है तो, ठीक है। चलो, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट विद देम,
उनके पास मिनिमम पॉसिबल अमाउंट कितना होगा मुझसे पूछा जा रहा है, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है ना, किसी को कोई यहां तक दिक्कत तो नहीं है ना। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, इन सबको ऐड कर लेना है बस। ये आएगा ना भाई 5/2 आया था ना, ये b/c, कहीं गलती तो नहीं करी ना मैंने। ये इधर आएगा, 2 उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, d इधर आएगा एंड ये उधर जाएगा 4, 3/2 आएगा। एंड इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा। ओहो ओहो ओहो, यहाँ पे पाप किया ना मैंने, 3 से 3 कट जाएगा। हाँ यहाँ पाप यहाँ पाप किया मैंने। एक मिनट ना, मैं बोल तो सोच तो रहा हूँ, मैंने कहा कहीं ना कहीं तो पाप हुए हैं, कहीं ना कहीं तो पाप हुए हैं मुझसे, ठीक है। हाँ कोई नहीं, अब मैं दोबारा ही कर रहा हूँ। मतलब ये वाला रेशो मैंने गलत लिखा है। सोच रहा मैंने यार इतना टिपिकल सा आंसर क्यों आ रहा है। देखो ना, ये ढंग से देखो, देखो यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, ई इधर आ गया, ये जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, 8 उधर जाएगा तो दिस इज 2/1। ये कितना आएगा, 2/1 आएगा। डी यहाँ से कितना आएगा, 2/1 आएगा। डी यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो बी यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, इसको भी 2 बना लो, इंटू 2 इंटू 2। सी 4, वहां पर 3, तो 12 बना लो, इंटू 4 इंटू 4। 12 बना, यहाँ पर 4 ही है तो इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर बी 6 बना है और यहाँ पर बी कितना है, 2 है, तो इंटू 3 इंटू 3। डी यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, तो इंटू 4 इंटू 4। चलो कॉमन रेशो आ जाएगा यहां से, ठीक है। ए बी सी डी ई का कॉमन रेशो आ जाएगा, ठीक है। ए के आगे कितना लिखा हुआ है, 15, 15 लिख दो। बी के आगे कितना लिखा हुआ है, 6, 6 लिख दो। सी के आगे कितना लिखा हुआ है, 12, 12 लिख दो। डी के आगे कितना लिखा हुआ है, 8, 8 लिख दो। ई के आगे कितना लिखा हुआ है, 4, 4 लिख दो, ठीक है। चलो तो यहां से इनका कॉमन रेशो कितना आ जाएगा, मतलब ये अमाउंट होगा इनके पास, तीनों का कंबाइंड रेशो आ गया, इनके पास ये अमाउंट होगा। देख लो जरा, इस तरह क्वेश्चन ऐसे डील करे जाते हैं, ठीक है। इनके पास और कोई तरीका तो नहीं है। 1/5 ऑफ ए, 1/2 ऑफ बी, मतलब ये दिया था। 1/5 नहीं बोला था उसने, परसेंटेज में बोला था। 20% ऑफ द अमाउंट विद ए, 20% बोले तो 1/5। फिर उसने बोला था 50% ऑफ अमाउंट विद बी, यानी कि बी का 50% बोले तो 1/2। सी का बोला था 25% यानी कि 1/4। 37.5% डी का बोला था यानी कि 3/8। 75% ई का बोला था यानी कि 3/4। यहां से इन सभी को सॉल्व करके हम लोगों का वैल्यू ए रेशो बी कितना है, 5/2 ये आया। फिर हमने जो कॉमन वैल्यूज थे उनको सेम बनाया, जैसे यहां पर बी था, यहां पर भी बी था, तो बी को सेम बनाया। फिर सी यहां पर भी था, यहां पर भी था, डी यहां पर भी था, यहां पर भी, तो कॉमन टर्म्स को सेम बनाया, बना दिया। आप चेक भी कर लो, डी यहां पर भी 8 है, यहां पर भी 8 है, सी यहां पर 12 है, यहां पर भी 12 है, बी यहां पर 6 है, यहां पर भी 6 है, तो हर जगह सेम बन गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम बनाने के बाद कॉमन रेशियो निकालने में बड़ी आसानी हो जाती है। 15, 6, 12, 8, 4, ठीक है। तो मिनिमम पॉसिबल अमाउंट पूछा है, अगर मिनिमम पॉसिबल अमाउंट पूछा है तो इन्हीं को ऐड कर लो। ये मिनिमम वैल्यूज है जो इनके पास हो सकती है। दीज आर द मिनिमम वैल्यूज जो इनके पास हो सकती है, क्योंकि होल नंबर है, डेसिमल में तो जाएगा नहीं। तो ए के पास अगर 15 हो सकता है तो बी के पास मिनिमम 6, सी के पास मिनिमम 18, डी के पास 8, 4। क्योंकि अगर आप इसको रिड्यूस करोगे ना, और मान लो आपने कहा सर सबको 2 से रिड्यूस कर दो, आप इसको जब 2 से रिड्यूस करोगे, क्योंकि ये भी 2 से हो जाएगा, 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 बट जब आप इसको 2 से रिड्यूस करोगे तो 7.5 आ जाएगा। क्वेश्चन की कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी, उसने बोला होल नंबर है तो डेसिमल में तो नहीं होंगे, ठीक है। तो मतलब हम इनको रिड्यूस कर ही नहीं सकते, अब मिनिमम रिड्यूस फॉर्म है ये। अब हम इनसे किसी भी नंबर को रिड्यूस नहीं कर सकते, किसी भी नंबर से रिड्यूस नहीं कर सकते। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी इनके पास, मतलब इन सभी का सम कितना होगा, मिनिमम पॉसिबल ऐड कर लो। 12, 8, 20, 6, 4, 10, 20 और 10, 30 और 15, 45। तो मिनिमम पॉसिबल टोटल अमाउंट विद देम 45 आ रहा है। इन सभी को ऐड करके चेक कर लेना। 15, 6, 21, 12, 33, 8, 48, 4, 35, 45, ठीक है। या 45 इज द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट विद देम। तो देखो जरा कितना प्यारा क्वेश्चन था ये। मतलब कई बार ऐसे क्वेश्चन से हम लोग खौफ में खा जाते हैं कि हम बोलते हैं मिनिमम पॉसिबल पूछ लिया। कुछ नहीं करना था, ए का 20% यानी कि 1/5, बी का 50%, जो भी दिया था ये पता होना चाहिए। 25% 1/4 होता है, 50% 1/2 होता है, 20% 1/5 होता है, 37.5% 3/8 होता है, पता होना चाहिए। 75% 3/4 होता है। डायरेक्ट स्टेप्स बचेंगे। फिर इनको कॉमन बना लिया, कंबाइन रेशो आ गया। अब हम इसको रिड्यूस कर ही नहीं सकते, ये सारे 2 के मल्टीपल हैं, बट ये 2 का मल्टीपल नहीं है, तो रिड्यूस हो नहीं सकता। तो मिनिमम पॉसिबल अमाउंट इनके पास यही होगा, इनको ऐड कर लो, ठीक है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, और मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट कभी नहीं पूछेगा आपसे। बच्चे पूछते हैं अगर मैक्सिमम पूछ लिया तो तब क्या करते, पूछेगा ही नहीं वो कभी भी मैक्सिमम, ठीक है। सो दिस इज अवर 15th क्वेश्चन। 5-5 के स्लॉट्स में क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है।
अच्छे क्वेश्चन थे पांचों के पांचों, बड़ा मजा आया होगा। ओला अप्रोच जो मैंने बताई है उन तीनों क्वेश्चंस को एक बार खुद क्वेश्चन को पढ़ना, फिर ओला अप्रोच दोबारा से अप्लाई करने की कोशिश करना। देखना कि यार उदित कैसे अप्लाई कर रहा है, सीखा तो ऐसे ही जाता है यार। देख, कोई खाना पूर्ति वाला काम तो है नहीं है, सीखना है। लर्निंग एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करो, ठीक है। इन देखो 15 क्वेश्चंस कराए मैंने, बताया था ना 10 क्वेश्चन बेसिक में, अब थोड़े धीरे अब सारे टाइप्स कवर करा दूंगा, सारे टाइप्स कवर करा दूंगा, इस लेवल पे पढ़ा दूंगा कि कभी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कुछ नया नहीं लगेगा। मैंने तो खुद कराए हैं प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व आप लोगों को लास्ट 5 इयर्स के, 17, 18, 19, 20, 21 सारे करा रखे हैं, चैनल पे देखें, जाके देख लो, कुछ भी नया नहीं लगेगा, ठीक है। चलेगा ऐसा, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। 6 सेशन हमारे हो गए हैं परसेंटेज के, 7वां सेशन होगा, उसमें और प्यारे प्यारे क्वेश्चन साथ मिलेंगे। डू शेयर ऑल दीज सेशंस विद योर फ्रेंड्स एंड अपना रिव्यू फीडबैक जो भी होता है कमेंट सेक्शन में जरूर दें। टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव रहो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बस मेरे साइड से इतना ही, विल सी यू नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।